चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए, आ रही है। और जितने लोग पहले जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। चलिए, हिस्ट्री का जो हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो कि आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। तो चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, SR राव कह रहे हैं। चलिए, सभी का जवाब यहाँ पर सही है, बिल्कुल जवाब सही है, SR राव ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लोथल जो कि आप दे सकते हैं कि हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। बनवाली में, चहुदड़ों में, सुकांगडोर में या सुरकोटदा में। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा में। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में है, जहाँ घोड़े की अस्थियां और एक कब्र के अवशेष आपके यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे गलत दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पढ़ाया था वही यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर 3 का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 का हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर। ये आपके यजुर्वेद में, किसमें, यजुर्वेद में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने आपको बता दिया है सिलेबस आपका लिमिटेड है और क्वेश्चन आपको 100% रिपीट होंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे भी। अगला क्वेश्चन दिया है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। चलिए साथियों, जवाब दीजिए। बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। महापरिनिर्वाण मतलब होता है इनको जो मृत्यु है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो प्राण त्यागने की आपकी थी यही आपका है। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 4 का बी नंबर आपके कुशीनगर में। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर कुशीनगर में, जवाब इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, अगर हम आपसे पूछे बुद्ध से 2-3 क्वेश्चन ये होते हैं कि जन्म पूछेगा तो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ग्रह त्याग है ना, जिसे महाबनिष्करण कहते हैं, राजगृह में हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया बिहार में हुई थी। और मृत्यु जिसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण, वो कहाँ पर, आपकी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है, 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका 3rd नंबर, मतलब 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है ना। जो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था उसका वर्णन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, 6 का जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी नंबर, विनोबा भावे। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन डी, विनोबा भावे आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। चलिए बताइएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या बेगम हजरत महल। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, तो बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। चलिए, यहाँ पर 8 का जवाब दीजिएगा। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जवाब आ रहा है 24, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने आंसर बिल्कुल सही चुना है। यहाँ पर 1924 में कहाँ पर, बेलगांव का जो आपका अधिवेशन हुआ था है ना, बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, जो कि 40वें है ना, 40वें अध्यक्ष के आपके चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। चलिए जवाब दीजिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, टाइम टेबल आपको दिया गया है, टाइम से आया करिए। चलिए, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, 9 का ऑप्शन देना है। और 9 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए, और बताइए कोई बी नंबर। चलिए, बी नंबर आ रहा है, किसी का ए नंबर आ रहा है, 27 1911, 26 1931। जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, दिसंबर 27 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है ना। और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था यह आपके कलकत्ता में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चलिए बताइएगा कि कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले।
चलिए 10 का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो देखो यहाँ पर नेता के रूप में पूछा गया है, जो कि क्रांतिकारी नेता आपके कौन नहीं रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता आपके नहीं रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। और ये अगर पूछा जाए कौन थे, तो आपकी गोपाल कृष्ण गोखले क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, अर्थात जो भारत है, भारत का जो प्रतिशत है धरातल का वो कितना है। चलिए 11 का जवाब दीजिए। चलिए 11 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर 2.4, बिल्कुल जवाब सही है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, सभी का जवाब लगभग सही है। ऑप्शन आपका बनेगा डी, 2.0% भाग ये घेरे हुए हैं, जो कि आपका भारत में है ना। अगर पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से, है ना, अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है पृथ्वी के भूभाग का कितना है, तो 17.5% ये आपका क्या है, जनसंख्या के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। चलिए भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, दूसरा, चौथा, छठा या सातवां। चलिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए डी नंबर आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर सातवां स्थान है। कितना है, तो सातवां स्थान है, जो कि आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला देश आपका है कौन सा, रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना, फिर आपका सातवां स्थान आता है किसका, भारत का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में या क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। चलिए सबसे बड़ा क्षेत्र जो आपका है वो किसका है, यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका पुदुचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, आपका पुदुचेरी हो जाएगा, जवाब इसका सही हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो जो अभी अभी आपका अपडेट आया है, जो आपका अभी अभी अपडेट है, उसमें से अगर पूछे सबसे पहले स्थान किसका आता है, तो जम्मू और कश्मीर का। देखो ऑप्शन में ऐसे तो दिया नहीं गया है, ऑप्शन में तो इतना दिया नहीं गया है, तो जम्मू कश्मीर जो आपका है वो आपसे पहला स्थान आता है। इस ऑप्शन के अनुसार जो पूछा गया है वो आपका है पुदुचेरी। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बन जाएगा डी नंबर, पुदुचेरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी है, ये आपको बताना है। चलिए 14 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 14 का जवाब इनमें से क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। देखो ये प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, है ना, कौन है, तो आपकी अनायमुडी है, जो कि आपकी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, भीमताल, लोकटक, मिरिक या सेंचल। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं 15 नंबर में, और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ये मणिपुर की जो आपकी झील है आपकी लोकटक झील है, जो कि कैसी झील है, ये आपकी मीठे पानी की झील है। कैसी है, ये पूर्वोत्तर भारत की, देखिए 7 सिस्टर जो आपकी हैं उनमें से सबसे बड़ी झील देखा जाए पूर्वोत्तर भारत की, तो आपकी मीठे पानी की झील कौन है, लोकटक झील है। और इसी झील के बीच में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, है ना, केबुल लामजाओ, जिसे कहा जाता है कि विश्व का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान किसमें है, तो आपकी लोकटक झील में है, केबुल लामजाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बन जाएगा, सही जवाब क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर 16 का आ रहा है। यहाँ पर आपका देखो मेरुदंड दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, इसका ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। रिजर्व बैंक है क्या, चलिए योजना आयोग है, वित्त आयोग है, कौन सा है। चलिए 17 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, यहाँ पर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, ये राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तिलहन उत्पादन आपसे पूछा गया है, कौन सी क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर तिलहन से संबंधित आपकी है पीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके तिलहन उत्पादन से आपकी है। हरित क्रांति तो आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो आपकी है वो किससे है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित आपकी है। क्लियर है ना, इतना पॉइंट क्लियर है। अच्छा स्वर्ण क्रांति अगर पूछे, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बागवानी से। किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर 19 नंबर में।
चलिए 19 नंबर में तो देखो यहाँ पर सबसे तेज मतलब तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। जवाब आपका अधिकतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति के गठन न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 2, 5, 7 या 10? इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका होता है यहाँ पर आपका डी, मतलब 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ है, याद रखिए सहकारी समिति है क्या? तो सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ है जो अपने पारंपरिक लाभ, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, इनको स्वेच्छा पूर्वक सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान अर्थात संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? चलिए बताइएगा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? चलिए कब पारित किया गया था, जवाब दीजिएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हैं तो सब लोग यहाँ पर भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर आप किसी के यहाँ पढ़ रहे हैं और आपको ना ही फीस देनी पड़ रही है, ना ही किसी प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पर टॉपिक जो आपके हैं पूरे के पूरे कवर कराए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों के साथ कोई मेहनत कर रहा है और आपसे एक ही यहाँ पर करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, तो इतना तो आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। चलिए कि इसको ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था। और इसी को एक शब्द और बोला जाता है अंगीकृत। क्या बोला जाता है? अंगीकृत भी इसे बोला जाता है, अंगीकृत भी बोला जाता है कि कब अंगीकृत किया गया या कब बनकर तैयार हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है ना। और अगर ये पूछ लेता कब लागू हुआ था, तो लागू जो आपका पूर्ण रूप से लागू हुआ वो कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी 1950 इसको पूर्ण रूप से आपका लागू हुआ था, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भाई इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके पहले अध्यक्ष थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष ने कहा जाता है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट और शब्द लिया जाता है कि जब संविधान का उद्घाटन हुआ था, संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि जब उद्घाटन हुआ था कब, तो पहली जो सभा हुई थी उसी में तो आपके अध्यक्ष बनाए गए थे ना, तो उद्घाटन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है। आपने सुना होगा एक समान नागरिक संहिता, सिविल कोड। तो यहाँ पर बताते हैं कि इसका जवाब कौन सा बन जाएगा। तो आपका जवाब आ रहा है 23 नंबर ऑप्शन आपका ए नंबर, गोवा, है ना। कौन सा है? तो ये आपका गोवा है जहाँ पर समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कुल कह सकते हैं जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है, और भारत का एकमात्र राज्य गोवा में समान सिविल कोड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह या बीडी जत्ती? तो 24 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं? चलिए 25 का जवाब क्या बन जाएगा? चलिए 16, 14, 12 या 11वां? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? 26 का जवाब दीजिए। साइंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है अदिश राशि, और वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जो कि आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, कार्य। जो कार्य है वो आपकी अदिश राशि है। कार्य के साथ साथ जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन, ये सब आपकी क्या होती हैं? तो आपकी अदिश राशियां ही होती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ पर ऐसी एक प्रक्रिया बताना है जिसका एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर देखो दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन और पौधों में वात्सर्जन। ऑप्शन आपका ए आ रहा है, कह रहे हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो बिल्कुल जवाब सही है, एक रासायनिक क्रिया होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? जो आपका नाभिक होता है
और नाभिक में प्रोटॉन और जो आपका न्यूट्रॉन होते हैं, इनको जो बांधे रहते हैं, उस बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है? ये होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिसे हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, न्यूक्लियंस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आर्नियोथोलॉजी का संबंध किससे है? आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये में आपका क्या हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन होता है। वहीं पर आप जानते हैं सेस्मोलॉजी है ना, वो भूकंप का होता है, तो इसमें तो आपका कोई है नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को बोलते हैं मिर्मिकोलॉजी। क्या बोलते हैं? मिर्मिकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, मिर्मिकोलॉजी आपका होता है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में जो होता है सरीसृप वर्ग के लोगों का अध्ययन होता है, चाहे वो आपका उभयचर हो या आपका रेप्टाइल हो। ठीक है, इसका आपका होता है। ठीक है, और ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए निकालिए जल्दी से, इसका क्या बन जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ होता है? तो आपके शब्दांश के पहले आपको लगा होता है। अगर इसका आप निकालेंगे तो आपका बनेगा क्या? प्राक निकलेगा। क्या निकलेगा? प्राक। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए तुलसीदास, ये आपके ऑप्शन बनेगा डी, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका जवाब बनेगा डी। तुलसीदास जो कि छायावाद के सलाका पुरस्कार जो कि आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपका है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधिविच्छेद क्या होता है? बहिष्कार का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? बहिष्कार, तो इसे आप तोड़िए जल्दी से। जब तोड़ेंगे तो हमने बताया था आधा सा जो आपका है ये आपके विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, और विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है तो बही धनकार आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, जो कि आपके क्या है? आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ पर एक रूल होता है, यदि विसर्ग संधि के पहले इकार या उकार है ना आते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं विसर्ग आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द आपका है? पहिया, लिखावट, पखावज या मंझधार। यहाँ पर 40 नंबर बताइए। तो देखो पहिया कैसा है, तो कैसा है मतलब आपका जवाब ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। पहिया जो आपका है आपका कैसा है? पुल्लिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि अतल अस्ताचल तल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? ये गद्यांश से ही निकाला गया है। तो देखो यहाँ पर आपके अ शब्द का अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इसके अनुसार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पर आपका 61 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? राइट। तो 61 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सही हो जाएगा कौन सा भाई? चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका है, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आपके हैं, तो यहाँ पर आपका 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपके रवि गायकवाड़। कौन है? रवि गायकवाड़ हैं, इन्हें नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किन्हें बनाया गया है? ये बताइएगा कि भारतीय सेना द्वारा ह्यूमन राइट सेल का जो बनाया गया है प्रमुख, को किसे बनाया गया है? ये है आपकी गौतम चौहान। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, गौतम चौहान। ठीक है, चलिए काफी लोगों के करंट अफेयर की क्वेश्चन अच्छे जाते हैं। कह रहा है किस राज्य ने ग्रेड 4 है ना कि कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है जो ग्रेड 4 के लोग हैं, ये किस राज्य सरकार ने? तो 3 का ऑप्शन 63 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके असम सरकार है। ठीक है, बी नंबर असम सरकार। अगला है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 64 का जवाब आपको याद होगा, आपके 19 दिसंबर। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन सी है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर पूछा है अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये इन्होंने अर्जेंटीना में खेला था, नाम इनका क्या है? तो नाम हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये है मारा गोमेज। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मारा गोमेज, नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिन्होंने अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली ये आपकी बन गई हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर। अगला है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इसमें से जो आपका शीर्ष स्थान है आपको बता दें तो इन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है, जबकि पहला स्थान आपके यहाँ पर एमपी का है। ठीक है, दूसरा स्थान आपके उड़ीसा का है, और तीसरा स्थान आपका हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन इन 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन में आपका हरियाणा है। इसका ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किन बल्लेबाजों ने शतक बनाया था? यहाँ पर एक ट्रॉफी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी,
और इसमें से बल्लेबाजों ने शतक बनाया, कौन से बल्लेबाज थे? तो ये थे आपके मार्सन लाबुसाने, स्टीव स्मिथ, आजिक रहाणे, मतलब ये सभी थे जिन्होंने यहाँ पर शतक लगाया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? चलिए बताइएगा, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम इनमें से कौन सा है? चलिए 68 का जवाब आपने पढ़ा भी होगा, कई बार हमने भी पढ़ा है इस करंट अफेयर को। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्या हो गया है? प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यार आपसे जायर अल बहर युद्धाभ्यास होता है। एक युद्ध अभ्यास दिया है, नाम क्या है? जायर अल बहर। ये युद्ध अभ्यास होता है किन दो देशों के बीच में? तो आपके भारत और कतर के बीच होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर, भारत और कतर के बीच आपका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? चलिए जगदीश मुखी है, आनंदीबेन पटेल है, फागू चौहान या जगदीप धनखड़ है? ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर फागू चौहान। आपका जवाब बिल्कुल सही है, फागू चौहान इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, हमेशा मिलता है। और जहां पर आपका हमने आपकी स्टैटिक जीके में पढ़ाया भी है कि आपकी कर्डम मल्लेश्वरी हैं, सन 2000 में आपकी कह सकते हैं कि 69 kg है ना, इन्होंने 69 kg जो आपका वेट लिफ्टिंग होता है उसमें इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? चलिए 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इसकी मेजबानी करने वाला जो आपका है वो आपका बीजिंग है। कौन है आपका? बीजिंग है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? यहाँ पर एक नाम दिया गया है, नाम क्या है आपका? आयोनिका पाल, है ना। और ये कौन सा खेल खेलती हैं? याद रखिए, निशानेबाजी। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, निशानेबाजी। ऑप्शन ए का आपका ए राइट हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? देखो यहाँ पर इला भट्ट को भी मिला है, जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया है, जोकिन अरपुथम को भी दिया है, लेकिन विश्व मोहन भट्ट को मैग्सेसे पुरस्कार अभी तक नहीं दिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर आपके देखो विद्या बालन को भी दिया है, युवराज सिंह को, मोहम्मद अली बेग को भी, लेकिन रघुनाथ मालेसकर को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? अशोक लीलैंड आपने सुना होगा, जो आपके ट्रक वगैरह चलते हैं रास्ते में, है ना, बहुत बड़ी कंपनी आपकी है ट्रक की, है ना। तो अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद के दसारी। क्या नाम है? विनोद के दसारी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देख सकते हैं नाम से अगर आपको याद हो ये कौन से विश्वविद्यालय के थे मदन मोहन मालवीय, अगर आपको ये याद होगा तो आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। तो ऑप्शन आ रहा है बीएचयू, बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यहाँ पर कुलपति आपके अर्थात चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इससे आपको याद होगा मदन मोहन मालवीय से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? यहाँ पर स्टैटिक जीके में हमने यहाँ पर पढ़ाया भी है, आप देख लीजिएगा स्टैटिक जीके के, है ना। जितना हम आपको पढ़ा दें सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे और आपको उसी से मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है कन्नौज, हाथरस, कन्नौज, सॉरी गौतम बुद्ध नगर, ये तो आपका है नहीं है। मतलब यहाँ पर 78 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, संत रविदास। इन चारों में कौन सा है? संत रविदास है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आपका हापुड़ है ना। क्या है भाई? हापुड़ आपका सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जो आपका है लखीमपुर खीरी है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है देश मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 79 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 79 का ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, चौथा स्थान है ना, चौथा स्थान सभी को पता होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव आपसे पूछा गया है ना, और ये आपका स्थित है कहाँ पर स्थित है? लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही है, लेकिन आप सभी को जवाब इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। यहाँ पर आज का जो टेस्ट पेपर रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है और हमने बताया है लगभग यही लेवल रहने वाला है। ये सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद।